हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए नोट्स की तरफ आते हैं। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, इसमें सबसे पहला है हमारे पास एंटिटी। एंटिटी का क्या मतलब होता है? एंटिटी इज़ अ डिस्टिंक्ट बिजनेस एंटरप्राइज। डिस्टिंक्ट बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट फ्रॉम ओनर होती है। इसका एग्जांपल आपको लेके बताते हैं कि एंटिटी का क्या मतलब है। एंटिटी होता है, जैसे मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपना नया बिज़नेस शुरू किया जिसका नाम है, इन्होंने रखा एक्स लिमिटेड, जिसका नाम रखा एक्स लिमिटेड। तो ये एक्स लिमिटेड क्या हो गई? एंटिटी। तो ये एंटिटी एक डिफरेंट पर्सन है, मिस्टर एक्स एक डिफरेंट पर्सन है। तो एंटिटी की और एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, जियो, नेस्ले एटसेट्रा, ये सब क्या हैं? एंटिटीज़ हैं। तो एंटिटी बेसिकली क्या है? किसी भी कंपनी का नाम, कोई भी बिजनेस यूनिट, उसको एंटिटी बोला जाता है। ठीक है। अब एंटिटी कितने तरह की हो सकती है? एंटिटी दो तरह की हो सकती है, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब है? बिजनेस एंटिटी वो एंटिटीज़ जो एंगेज्ड हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में, एंगेज्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज़। और नॉन बिजनेस एंटिटीज़ कौन सी होती हैं? एंगेज्ड इन नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो एंटिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, पहला बिजनेस एंटिटीज़, दूसरा नॉन बिजनेस एंटिटीज़। बिजनेस एंटिटी वो जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। नॉन बिजनेस एंटिटी होती है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में डील नहीं करती, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में डील करती है। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती है? जैसे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं माना जाएगा, उसको बिजनेस एंटिटी नहीं कहा जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट, इसको कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें के एग्जांपल्स हो गए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, क्लब एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि कुछ एसोसिएशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, तो ये नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होती, इसलिए इनको ऐसी एंटिटीज़ को नॉन बिजनेस एंटिटीज़ कहा जाता है। ये जनरली अगर हम बात करें, ये जो एंटिटीज़ हैं जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, इनको हम लिख सकते हैं एंगेज्ड इन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये अपना धंधा नहीं चला रहे हैं, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एंटिटी का मतलब है जैसे एक्स लिमिटेड एंटिटी हो गया, वाई लिमिटेड, किसी कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी, हर कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है। तो चलिए नोट्स में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एंटिटी रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट बिजनेस एंटरप्राइज। एंटिटी रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट बिजनेस एंटरप्राइज, जैसे कि ग्रीन ग्रोसर मार्केट है, टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड है। ठीक है। द अकाउंटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग सिस्टम, हालांकि हर बिजनेस एंटिटी का अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है, हर बिजनेस एंटिटी का अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है। कैसे अकाउंटिंग किस चीज़ से करनी है, रूल्स सब सेम फॉलो करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, क्या कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, वो एंटिटी टू एंटिटी डिफ़र कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी। एंटिटी दो तरह की होती है, यहाँ भी लिख सकते हैं, बिजनेस
बिजनेस एंटिटीज़, नॉन बिजनेस एंटिटीज़। बिजनेस एंटिटीज़ कौन सी? जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में डील करती हैं। नॉन बिजनेस एंटिटीज़ कौन सी? जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में डील करती हैं। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना नॉन बिजनेस एंटिटीज़ के केस में। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन होता है एनी इवेंट इन्वॉल्विंग वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, जैसे कि ऑफिस सप्लाईज खरीदी, रेंट पे किया, रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सब ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ट्रांजैक्शंस को हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? उधार पे माल खरीदा बेचा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। कैश में ट्रांजैक्शंस करी तो वो कैश हो गई। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? जो हम किसी और से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, अगर हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, हम वाई लिमिटेड से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गई। इंटरनल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? सर अपने आप से भी ट्रांजैक्शन करी जा सकती है क्या? हम खुद से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं, खुद से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इंटरनल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदी हमने, फिक्स्ड एसेट, मान लो फिक्स्ड एसेट में हमने मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की। तो ये मशीनरी जब हम यूज़ करेंगे हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, हर साल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इसको यूज़ करने पे इसका जो वियर एंड टियर एक्सपेंसेस है वो लगेगा, तो इसकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। तो मान लो पहले साल 5 लाख की थी, पहले साल के एंड तक 4,75,000 की रह गई, 475। तो जो ये 25,000 है ये डेप्रीसिएशन है। ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? ये हमारा एक्सपेंस हो गया। हम मानेंगे कि 5 लाख की एसेट खरीदी थी जिसमें से 25,000 की डेप्रीसिएशन, 25,000 तक की एसेट हमारी यूज़ हो गई। तो जितना एसेट यूज़ हो गया उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो अब ये 25,000 जो एसेट की डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट करी, ये हमने किसी और के साथ ट्रांजैक्शन करी है क्या? ये तो हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन ही है, ये हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन है। ये तो हमने कैलकुलेट किया कि भैया हमारे पास 5 लाख का एसेट था, 4,75,000 रह गया क्योंकि 25,000 हमने यूज़ कर लिया 25,000 का। तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गई। इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, डेप्रीसिएशन की एंट्री डालनी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो कि हम दूसरी पार्टी से ना करके अपने अकाउंटिंग में ही एंट्रीज डाल रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या हो गई, कौन कौन सी हो गई? कैश, क्रेडिट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये याद रखना। इसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, इसके लिए भी एक आपको एग्जांपल लेके बताया जाए तो सही रहेगा। एसेट्स का सिंपल भाषा में मतलब है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनको यूज़ करके हमारा बिजनेस फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेगा, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एसेट का मतलब है ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके, उसको एसेट बोलते हैं। नहीं सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लेके बताइए। तो एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। देखिए हमने बिज़नेस शुरू किया, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें लैंड चाहिए थी, बिल्डिंग चाहिए थी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चीज़ें चाहिए थी। ये सब क्या हैं? ये एसेट्स ही तो हैं। अब इनसे क्या जनरेट होगा?
फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी के लिए तो बिज़नेस कर रहे हैं। तो एसेट का मतलब है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एंटिटी विच विल जनरेट फ्यूचर रेवेन्यू। अगर हमने कोई बिज़नेस शुरू किया, उसमें हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, बोलो ना हाँ, प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, कैश की ज़रूरत पड़ती है, बैंक बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। जी सर बिल्कुल। तो ये सब क्या हैं? ये सब इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। तो एसेट का मतलब क्या है? ये सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन्हीं रिसोर्सेज की मदद से तो हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं नोट्स क्या कहते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एग्जाम्पल, टेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड ऑन्स कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इनके लिए क्या हो गए? एसेट्स हो गए। एसेट्स तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ही दिखाई जाएगी। एसेट्स दो तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट होती है जैसे कैश इन हैंड इन्वेंट्री, नॉन करंट होती है बिल्डिंग मशीनरी जैसे लॉन्ग टर्म एसेट। इसको और डिटेल में समझते हैं। एसेट्स हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय एंटिटी फॉर बेनिफिट इन द फ्यूचर, फॉर बेनिफिट इन द फ्यूचर। एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। एग्जाम्पल क्या हो गई? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब एसेट्स हैं। ये सब एसेट्स हैं। एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? ओन्ड बाय बिजनेस होना चाहिए, टेंजिबल या इंटेंजिबल होगी, मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स होगा। टेंजिबल या इंटेंजिबल, मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो एसेट्स तीन तरह की होती हैं, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। करंट एसेट्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स जिनको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या तो हम कंज्यूम कर लेंगे, या हम बेच देंगे, या फिर कैश रियलाइज़ कर लेंगे। तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको कंज्यूम कर लेंगे, या फिर सेल कर देंगे, या फिर कन्वर्ट टू कैश कर देंगे। तो करंट एसेट का मतलब है दीज आर द शॉर्ट टर्म एसेट दैट अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कन्वर्ट इनटू कैश और सेल और कंज्यूम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद इन इट्स ऑपरेटिंग साइकिल, या तो 1 साल के अंदर या इसके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। तो सर ऑपरेटिंग साइकिल, ये तो आपने नया शब्द यूज़ कर लिया, अब इसका मतलब बताइए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। चिंता मत करिए, वो भी बताया जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं तो कैश कन्वर्जन साइकिल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, उसको बेच के जब पैसा आपको आता है, उस पूरे टाइम पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। आज आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, आपने बेचा, फिर आपका उधार मार्केट में पैसा फंस गया, फिर वो पैसा आपके पास वापस आ गया। ये पूरा सर्कल जो है इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ये पूरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो देखिए क्या लिखा है, ऑपरेटिंग साइकिल और कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर अ बिजनेस टू परचेज इन्वेंट्री, सेल इट और एंड कलेक्ट कैश फ्रॉम द सेल। देखिए साइकिल पूरा मैंने आपको समझाया है। रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना दिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना दिए, उसके बाद उसको बेच दिया। बेचने के बाद कुछ उधार पे बेचा होगा, कुछ कैश बेचा होगा। जो कैश बेचा होगा वो तो कैश रियलाइज़ हो गया, वहीं अपना ऑपरेटिंग साइकिल ख़त्म हो गया। अब जो उधार पे दे दिया, इसका मतलब लोगों से पैसा आना है। उधार पे सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। मिस्टर ए को मैंने उधार पे माल बेचा, मिस्टर ए से मुझे पैसा लेना है, तो मैं मिस्टर ए को बोलूँगा कि मिस्टर ए मेरा डेटर है। सेल के बाद डेटर्स क्रिएट होंगे, डेटर्स के बाद कैश आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो पूरा साइकिल है, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, देन सेल, देन डेटर्स, देन कैश, इस साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल जनरली 12 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। ये भी गाइडलाइन दी हुई है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स का है, आपका कैश रियलाइजेशन कब तक होता है, तो आप उसको 12 मंथ्स मान सकते हैं। करंट एसेट का मतलब है शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट ए कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कन्वर्ट इनटू कैश और सेल और कंज्यूम within 1 year or within its operating cycle. Operating cycle means time taken by business to purchase the inventory, sell it and collect cash from the sale. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से सेल करी, सेल से डेटर क्रिएट हुए, डेटर के बाद कैश रियलाइज होगा। दिस साइकिल इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल।
जनरली इट इज़ ऑफ 12 मंथ्स। अब करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स। तो मैंने आपको बताया करंट एसेट क्या होते हैं, जो 12 महीने के अंदर अंदर या तो उनको बेच देंगे या उनसे पैसा रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है, या फिर उनको कंज्यूम कर लेंगे, ये 3 चीज़ों में से कोई भी फुलफिल होती है तो उसको करंट एसेट बोला जाएगा। तो एग्जांपल क्या हो गई करंट एसेट की, देखिए कैश क्या 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज़ होगा? सर ये तो पहले से ही रियलाइज़ होता है, ये तो हमारे पास ही पड़ा होता है, ठीक है, तो ये करंट एसेट ही हो गया ना। बैंक, सर ये भी करंट एसेट हो गया। डेटर्स भी करंट एसेट हो गए, जनरली उधार माल बेचते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर पैसा आ ही जाता है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, इन्वेंट्री क्या होता है, जो गोडाउन में माल पड़ा है, अरे हम मानेंगे कि वो 1 साल के अंदर अंदर हमारा बिक जाएगा और कैश रियलाइज़ हो जाएगा, तो इन्वेंट्री भी करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा करंट एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारी करंट एसेट्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्यों ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए? लिक्विडिटी मेंटेन करती हैं करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स होंगी तो बिज़नेस में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के काम आएगा। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये आपको धीरे धीरे बताएंगे कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं। अभी आप इतना जान लो, करंट एसेट्स होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड टू मेंटेन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो ये हो गया आपका करंट एसेट्स। तो इसके बाद आता है नॉन करंट एसेट पे। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट्स जो बिज़नेस ने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई हैं, जो बिज़नेस में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खरीदी हैं, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। ये सब जो एसेट्स हैं ये इंसान तभी खरीदता है ना कि हमें बिज़नेस लंबा चलाना है, हमें बहुत सालों साल तक काम करते रहना है। नॉन करंट एसेट्स कौन सी एसेट हो गई? जो कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खरीदी हैं। अच्छा, क्यों खरीदी हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्डिंग खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, इसी से तो हम अपना काम चला पाएंगे, इसी से तो हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो जो भी नॉन करंट एसेट्स होती हैं वो तो बहुत ही ज़रूरी हैं। करंट एसेट्स तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन नॉन करंट एसेट जो हैं वो तो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए ही ज़रूरी है। सेल कैसे करोगे भैया? प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, बेचोगे कैसे? तो ये नॉन करंट एसेट देखते हैं क्या होता है। हेल्ड बाय एंटरप्राइज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट हेल्ड फॉर सेल, हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस। ठीक है ना, हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, सेल के लिए नहीं रखा है इसको, सेल थोड़ी ना करेंगे अपना प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड, इसको बेचेंगे थोड़ी ना। हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस, तो ये किस काम आएगा? बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के काम आएगा। नॉन करंट एसेट 2 तरह की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस से मेरा मतलब है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इनको आप देख सकते हो, छू के भी देख सकते हो इनको आप, ये कहीं भागेगी नहीं। इनटेंजिबल एसेट्स का क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल एट्सेट्रा। इसके बाद आपका लास्ट क्या बचा? देखिए, करंट एसेट्स हमने कवर कर लिया, नॉन करंट एसेट्स हमने कवर कर लिया, अब रह गया फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता फिक्टिशियस एसेट क्या है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझना है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये है 1 अप्रैल 2024, यहाँ है 31 मार्च 25, यहाँ 31 मार्च 26, यहाँ 31 मार्च 27 और 28। तो मिस्टर मोहन ने 1/4/2024 को बिज़नेस शुरू किया। मोहन जी ने 1/4/24 को बिज़नेस शुरू किया। तो मुझे एक बात बताइए, किसी को जब कोई बिज़नेस शुरू करना है तो क्या वो सुबह उठते ही बिस्तर से उठेगा और कहेगा मम्मी आज मैं अपना बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो क्या वो ऐसा
क्या ऐसा पॉसिबल है? जिस दिन उसने सोचा उसी दिन काम शुरू हो गया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिस दिन हम बिज़नेस शुरू करते हैं, बिज़नेस की प्लानिंग हम उससे बहुत पहले करना शुरू कर देते हैं। तो मोहन ने, मान लेते हैं, पिछला पूरा साल प्लानिंग में लगाया था। पिछले पूरे साल में ये प्लान करते रहे कि 1/4/24 से बिज़नेस शुरू करना है, तो पहले से ही प्लानिंग इसकी शुरू हो गई। तो पहले से ही कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, जैसे कि कोई लीगल फ़ीस, कुछ इसने एडवाइस ली हो, प्रोफेशनल फ़ीस, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना हो, जहाँ वो बिज़नेस शुरू करेगा उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती हो, कोई और लाइसेंस इसको लेना पड़ता हो। तो 1/4/24 से पहले हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले से ही काम शुरू उसका हो चुका था। फॉर्मली माना जाएगा कि 1/4/24 से उसने काम शुरू किया है, लेकिन एक्सपेंसेस हो सकता है उसने पहले ही कर दिए हों, बहुत सारे एक्सपेंसेस पहले ही कर दिए हों। मान लेते हैं उसने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। अरे बाप रे, इतना पैसा लगा दिया। उसके बाद बिज़नेस शुरू हुआ 1/4/24 को। अब इस पूरे साल में मोहन कुछ पैसे कमाएगा, क्योंकि बिज़नेस चालू कर दिया है। तो सोचो सेल हो गई, मान लेते हैं सेल हुई, मान लेते हैं सेल्स हुई इस साल 2 लाख रुपए की, और प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपये का। बाकी खर्चे वर्चे हो गए, प्रॉफिट बचा 1,20,000 पहले साल। तो पहले साल के अंत में प्रॉफिट हुआ 1,20,000। तो क्या मोहन जी खुश हो जाएंगे कि पैसा कमा लिया, मज़ा आ गया, 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया? उनको खुशी नहीं होगी। मोहन को दिखेगा कि बिज़नेस शुरू करने से पहले 5 लाख रुपए लगे थे, तो वो 5 लाख रुपए का एक्सपेंस भी तो डालना पड़ेगा। तो अगर 5 लाख रुपए का एक्सपेंस वो पहले साल में ही बुक कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये एक्सपेंस पहले साल के प्रॉफिट में से ही कवर करना है, तो ये प्रॉफिट तो लॉस में कन्वर्ट हो गया। कितने का लॉस हो गया? 3,80,000 का। तो कितने का लॉस हो गया? 3,80,000 का। अब 3,80,000 रुपये का लॉस पहले ही साल में आ गया। क्यों आया? क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने 5 लाख रुपए के पहले साल में ही उसको एक्सपेंस में डाल दिया। ये जो एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इन्हीं को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो जो पहले साल में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डाल दिए 5 लाख रुपए के, तो प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया लॉस में, नेगेटिव हो गया प्रॉफिट। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने मिस्टर मोहन के बिज़नेस में पैसा लगाया होगा, वो तो देखेंगे ना, भैया पहले साल में ये तो लॉस हो गया, ये तो हम तो अपना पैसा वापस निकाल लेंगे, हम तो जी हमें तो मज़ा नहीं आया, हम तो इस बिज़नेस में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसका एक तरीका निकाला गया कि जो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ये ईयर 1 में पूरे ना डाल के, ईयर 1 में 5 लाख ना डाल के, इनको क्यों ना हम 5 सालों में डालें। 1 2 3 4 5 5 सालों में डालेंगे तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख जाएगा ना सब में। हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा डलेगा। अब अगर पहले साल 1 लाख का खर्चा डला होता तो प्रॉफिट 20,000 दिखता तो मोहन भी खुश होता, उसके इन्वेस्टर्स भी खुश होते कि भैया कुछ तो कमा रहे हैं। तो इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को 1 साल में खर्चा ना मानकर 5 साल में खर्चा मानना है। तो इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को 1 साल में खर्चा ना मान के 5 साल में खर्चा दिखाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो मेथड बताया गया कि 5 लाख रुपए को एसेट मान लो। जो ये एक्सपेंस हुआ है इसको 5 लाख को एसेट मान लो स्टार्टिंग में। फिर उसको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 5 सालों में एक्सपेंस बनाते जाओ, एक्सपेंस में डालते जाओ। 5 सालों में 1-1 लाख एक्सपेंस में डालते जाओ। इससे क्या होगा? हर साल जो प्रॉफिट है वो एकदम से नहीं गिरेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं डल रहे हैं, 1-1 लाख रुपए करके डल रहा है। तो 5 लाख को एसेट बनाया गया है। अब ये एसेट क्या है? इसको एसेट बना दिया और इसको एक्सपेंसेस में डालते गए।
एसेट बना दिया 5 लाख को, उसमें से 1-1 लाख रुपया हर साल एक्सपेंस में डालते। अब ये जो 5 लाख का एसेट है, ये क्या कोई वाकई में एसेट है? क्या ये सच में कोई एसेट है? ये तो एक एक्सपेंस है। 5 लाख रुपए तो खर्चा हुआ था। देखो, लीगल फीस, प्रोफेशनल फीस, रजिस्ट्रेशन, ये एसेट होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया फिक्टिशियस एसेट। ये कोई एसेट नहीं है, ये एवं ही अमाउंट है, इसको एसेट बना दिया गया, फिक्टिशियस एसेट। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं फिक्टिशियस एसेट की, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए आपको बताता हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है। पहले साल मोहन ने 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। पहले साल मोहन ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। 31 मार्च 25 को वो बैठ के सोच रहा है कि यार पिछले साल में तो 20,000 रुपये ही कमा पाए, बहुत कम कमाई हुई है, कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो क्या किया, 1/4/2025 को, यानी इस डेट को, यहाँ पे इसने सोचा 1/4/25 को कि एडवर्टीज़मेंट करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं बिज़नेस का। हैवी एक्सपेंस इसने हैवी एक्सपेंस कर डाला, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए इसने एडवर्टीज़मेंट पे खर्च कर दिए 31 मार्च 2025 को। तो मुझे एक बात बताओ, जिस दिन एडवर्टीज़मेंट का एक्सपेंस हुआ उससे अगले कितने सालों में इसका बेनिफिट मिलेगा? अगर मैं आज अपने बिज़नेस की एडवर्टीज़मेंट करता हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे आने वाले 1 साल के अंदर मिलेगा, या 2 सालों में मिलेगा, या 3 या 4 या 5? 1 साल के अंदर पूरा बेनिफिट मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है। हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, हो सकता है 4 साल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 5 लाख रुपए खर्च हुए, हमें ये देखना पड़ेगा जो 10 लाख रुपए एडवर्टीज़मेंट पे खर्च हुए, तो वो उसका बेनिफिट हमें आने वाले कितने सालों तक मिलता रहेगा। ये 10 लाख रुपए 2025 में भी, 26 में, 27 में, 28 में, ऐसे करके 2030 तक इसका बेनिफिट आता रहेगा, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट चलती रहेगी। तो क्या इस खर्चे को पूरे एक ही साल में डालना सही रहेगा? अगर यहाँ 10 लाख रुपए लगे तो क्या इसी साल एक्सपेंस में 10 लाख रुपए डालना सही रहेगा? अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर तो यहाँ का प्रॉफिट इन लॉस में बदल जाएगा। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही ख़राब हो गई। तो जो ये 10 लाख हैं, इसको भी नंबर ऑफ ईयर्स में डाला जाएगा। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? ये जो खर्चा है, पहली बात तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। जो 10 लाख का खर्चा था, इसको हमने आने वाले 5-6 सालों तक या 10 साल तक या आने वाले 5 सालों में एलोकेट कर दिया। तो इसको बोला जाएगा कि ये पूरा का पूरा 10 लाख हमने पहले ईयर में नहीं डाला, बल्कि 5 सालों में डाला। इसको डेफ़र कर दिया गया। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। तो जो फिक्टिशियस एसेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है? ये एक्चुअल में कोई एसेट है ही नहीं, ये सिर्फ एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है? या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये एग्जांपल है इसकी एग्जांपल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो फिक्टिशियस एसेट इज़ नथिंग बट एन एक्सपेंस। फिक्टिशियस एसेट क्या है? कुछ नहीं, बस एक खर्चा है, खर्चा। अब देखते हैं, नोट्स आपके लिए मैंने बनाए हैं, फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। fictitious assets, expenses or losses not written off in the year in which they are incurred but are written off in more than one accounting period। तो यही मैंने आपको बताया था ना कि अगर खर्चा, रिटर्न ऑफ का मतलब है एक्सपेंस में डाला या नहीं डाला। राइट ऑफ कर देना मतलब उसको एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस में डाल दिया।
expenses or losses not written off in the year in which they are incurred but are written off in more than one accounting period. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे स्टार्टिंग में, तो उसको क्या एक ही साल में डाल दिया था? नहीं, उसको 5 साल में डिवाइड करके खर्चा डाला, तो इसको क्या बोलेंगे? रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. Expenses or losses not written off in the year in which they are incurred but written off in more than one accounting period. Assets coming into existence by an accounting entry. मैंने बताया था ना, fictitious asset, एसेट तो हम मान रहे हैं कि ये एसेट है, एक्चुअल में ये कोई एसेट है ही नहीं. तो ये एसेट आई क्यों है? एग्जिस्टेंस में क्यों आई है? तो ये एसेट एग्जिस्टेंस में क्यों आई है? क्योंकि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि पूरा खर्चा पहले साल में ना डाल के आने वाले कुछ सालों में डाला जाए. ठीक है. ना तो ये टेंजिबल एसेट है, ना ही ये इंटेंजिबल एसेट है. इन अदर वर्ड्स, फिक्टिशियस एसेट्स आर एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्डेड इन एसेट्स सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट. एज एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा बट डोंट हैव एनी टेंजिबल और फिजिकल वैल्यू. मतलब एक्चुअल में ये कोई एसेट नहीं है. दे डू नॉट रिप्रेजेंट रियल एसेट्स. इंस्टेड दे आर डेफर्ड एक्सपेंसेस that a business cannot write off in single accounting period. ये देखो मज़े की बात. These do not represent real assets. Instead, they are deferred expenses that a business cannot write off in a single accounting period. एक accounting period में इनको हम नहीं डाल सकते, इसीलिए इसको asset बना दिया जाता है. धीरे धीरे फिर उस asset को तोड़ तोड़ के खर्चा बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है. क्योंकि पूरा खर्चा एक ही बार में डाल देंगे तो सारा का सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. लोग देखेंगे कि भैया कंपनी में लॉस चल रहा है. These assets are temporarily placed in the asset category for convenience. Temporarily placed क्यों लिखा है? क्योंकि हर साल उस एसेट को हम कम कर रहे हैं. उस एसेट में से जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 लाख के थे, तो हर साल 1-1 लाख रुपए डाल रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हर साल उसको कुछ कम कर रहे थे, इसीलिए टेम्पररी एसेट हो गया. इंटेंडिंग टू अमोर्टाइज और राइट ऑफ. अमोर्टाइज क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हैं और रिटर्न ऑफ कर रहे हैं ओवर सेवरल ईयर्स. फिक्टिशियस एसेट की एग्जांपल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये मैंने डिटेल में आपको बताया है. कॉस्ट इनकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस. वन टाइम कॉस्ट होती है, जैसे लीगल फीस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस एट्सेट्रा. कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी बिफोर इट स्टार्ट्स इज बिजनेस ऑपरेशंस. काम चालू नहीं किया लेकिन खर्चे पहले ही हो गए हैं, उनको बोला जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. दीज एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड रिकॉर्डेड एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट अंडर फिक्टिशियस एसेट्स. ग्रेजुअली रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जनरली 3 से 5 साल में इनको राइट ऑफ कर देते हैं. राइट ऑफ का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस दिखा देते हैं. फिर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की एग्जांपल दी है हैवी एडवर्टीजिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D एक्सपेंस करने पड़ गए, हैवी एडवर्टीजमेंट हो गई, उसका खर्चा हो गया, जिसका कि बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा मल्टीपल ईयर्स में. आज एडवर्टीजमेंट करते हैं तो सारा का सारा बेनिफिट इसी साल थोड़ी ना मिल जाएगा, वो एडवर्टीजमेंट तो चलती रहेगी, तो उससे बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स में फॉल करेगा. तो उसका बेनिफिट क्योंकि मल्टीपल ईयर्स में आ रहा है तो खर्चे को भी मल्टीपल ईयर्स में डालेंगे. खर्चे को मल्टीपल ईयर्स में डालेंगे कैसे? आज एसेट क्रिएट कर देंगे, धीरे धीरे उसमें से टुकड़ों में तोड़ के उसको एक्सपेंस डालते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. तो ये आपका हो गया फिक्टिशियस एसेट. तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एंटिटी हमने कर लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया, एसेट्स भी हमने कवर कर लिया. एसेट्स में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स हमने पढ़ा. तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, एक बार आप रीड कर लेना. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू. बाय बाय.